Hello students. Today we study about further topics of power system. In our last class we studied about how power system in power system, why we prefer high voltage supply or high voltage transmission system. So first of all, I just go through our previous lecture, what points regarding the high voltage transmission we studied in our earlier class. First one is why we prefer high voltage transmission. So I just remind you things which we are studied earlier. That first thing we know that voltage is inversely proportional. Size of the conductor will reduce if we prefer high voltage supply or high voltage transmission. Second thing, line losses will also decrease. Okay, same efficiency will also increase, because if line losses is decreasing, so automatically the efficiency of the system will be increasing or build up nature. Okay, next, voltage regulation is also increasing, because we have less value of current, high value of voltage, so we have voltage regulation properties improving, or nature of the voltage regulation is improved. So these are the some points which we cover in our last class, that why we are prefer high voltage transmission system in our power system. So अभी तक जो भी चीज़ें हमने स्टडी किया है फर्स्ट क्लास से लेकर के, सबसे पहले तो हमने ये स्टडी किया कि हम क्यों एसी पावर प्रेफर करते हैं. सेकंड, हमने जो चीज़ देखनी थी कि हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन को क्यों प्रेफर करते हैं, या हाई वोल्टेज के लिए क्या हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, उनको आज हम दोबारा से रिकॉल करेंगे. सेकंड टॉपिक जो हमें आज के लेक्चर में कवर करना है वो है एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें क्या फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और हमारे जो सर्विस मेन्स हैं. ठीक है, इसका एक डायग्राम जो था मैंने रिंग मैन सिस्टम का, वो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में एक बार आपको गो थ्रू किया था, लेकिन आप उसको हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे. सेकंड है इंट्रो ऑन अर्थिंग. ठीक है, अर्थिंग से क्या मीन्स होता है, वाई वी डू अर्थिंग इन आर होम्स और इन इंडस्ट्रियल एरियाज. ठीक है, सो अर्थिंग क्या होता है, क्योंकि हम लास्ट सेमेस्टर में इसको स्टडी किया है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स हमने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था, तो उसमें हम अर्थिंग के बारे में पढ़ते थे. टाइप्स ऑफ अर्थिंग के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, और जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन. ठीक है, जिसमें कि हम AC और DC दोनों कन्फिगरेशन, अंडरग्राउंड और ओवरहेड, दोनों के लिए डेरिवेशंस करेंगे, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट का जो है ये लास्ट टॉपिक्स में से आता है, ये जो लास्ट पॉइंट्स हैं यहाँ पर. ठीक है, टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, जिसमें कि हम AC DC दो चीज़ों को यहाँ पे प्रेफर करते हैं. उसके लिए हम साइज ऑफ कंडक्टर का डेरिवेशन बताएंगे कि अगर DC सिस्टम है, 2 वायर सिस्टम है, वेदर इट इज़ अ 3 वायर सिस्टम. AC सिस्टम है, वेदर इट इज़ अ सिंगल फेज, वेदर इट इज़ अ 3 फेज सिस्टम. 2 वायर है, 3 वायर है, 3 फेज 4 वायर है, या 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, या 3 फेज 4 वायर सिस्टम है. उन सब कन्फिगरेशंस के लिए हम डेराइव करेंगे कि साइज़ ऑफ कंडक्टर का कंपैरिजन करके बताएंगे कि किस में कंडक्टर की साइज मिनिमम है और किस में मैक्सिमम आती है. ठीक है, और इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट जो हमें स्टडी करना है वो ये है कि इकोनॉमिकली कौन सा वोल्टेज हम प्रेफर करना चाहिए, या इकोनॉमिकली कौन सा ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है वो हम प्रेफर करें. ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि सबसे मेन मोटिव ये है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए कि जितना भी वोल्टेज, हमें हाई वोल्टेज ही प्रेफर करना है, बट वो कौन सा हाई वोल्टेज हम प्रेफर करें जिसमें कि हमारा जो टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द पावर सिस्टम है वो हमारा मिनिमम आए. ठीक है, टोटल कैपिटल कॉस्ट से मेरा क्या मतलब है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है, कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ये हम सबको पता होना भी चाहिए, एंड आई गेस कि आप सबको पता भी होगा. सबसे पहले जब हम बात करते हैं कैपिटल कॉस्ट की, तो कैपिटल कॉस्ट का मतलब होता है हमारे पास इनिशियल कितनी कॉस्ट है. ठीक है, कैपिटल कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट. ठीक है, हिंदी में इसको आई थिंक लागत मूल्य भी बोलते हैं. कैपिटल कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट से मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी प्लांट, अगर हम किसी प्लांट की बात करते हैं, कोई भी सिस्टम जब हम बनाते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं. इवन अगर हमें कोई हमारा
हाउस को भी बिल्डअप करना है तो हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि उसमें इतना एस्टिमेशन लगेगा, इतना हमें ब्रिक्स मटेरियल चाहिए होगा, या इतना हमें हमारा जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होता है तो हमें प्लानिंग करते हैं कि इतना टोटल हम खर्चा या बजट हमारा लेकर चलते हैं। सेम उसी तरीके से पावर सिस्टम में भी क्या होता है कि जब भी हमें पोल्स को इरेक्ट करना होगा, ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो पोल्स लगे होते हैं, ठीक है, टावर्स होंगे, क्रॉस आर्म्स होंगे, अपने इंसुलेटर्स होंगे, कंडक्टर्स होंगे, इन सब सिस्टम से मिलकर हमारा इरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन होता है। तो इन कैपिटल कोस्ट में जो पॉइंट्स हम लेके चलेंगे, कैपिटल कोस्ट यानी कि इनिशियल कोस्ट, यानी कि जब हम उसको इरेक्शन करेंगे, इरेक्शन से मीन्स ये होता है इंस्टॉलेशन करना, ठीक है। इरेक्शन का वर्ड हम अब आज से हमारे लिए बहुत फैमिलियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम इरेक्शन की बात करेंगे या इरेक्ट करने की बात करते हैं तो इरेक्शन ऑफ पोल्स की बात करूँगी, इरेक्शन ऑफ टावर की जब मैं बात करूँगी, दैट मीन्स पोल्स को लगाना, उनको इंस्टॉल करना किसी भी रेगुलर सरफेस पे या रफ सरफेस पे, वेदर इट इज़ अ डेजर्ट एरिया, वेदर इट इज़ अ हिली एरिया, डिपेंडिंग ऑन दी टोपोलॉजीज ऑफ दी टोपोलॉजीज ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कोई भी एनवायरनमेंट हो, कोई भी आपकी सरफेस हो, वेदर इट इज़ अ रफ, डेजर्ट और मैदानी इलाका हो या कोई भी इलाका, उसमें जब भी हम बात करेंगे पोल्स की, तो हम जब भी उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उसको किस टर्म से हम डिफाइन करेंगे, इरेक्शन से, ठीक है। इरेक्शन ऑफ पोल्स, दैट मीन्स इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्स, ठीक है। उसको कितना डेप्थ का पिट या कितने डेप्थ का एक गड्ढा खोद करके हमें वहाँ पे उसको इंस्टॉल करना है, कौन कौन सी सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे चाहिए होंगे हमें, तो ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब कि जब हम कैपिटल और इनिशियल कॉस्ट ऑफ पावर सिस्टम की बात करेंगे तो उसके अंदर हम किस चीज़ की बात करेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे कौन कौन सी कंपोनेंट्स आएंगे हमारे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके अंदर ट्रांसफार्मर की, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर, ठीक है, जितने भी रिसीविंग एंड्स पे हों या फिर सेंडिंग एंड्स पे हों, ठीक है, वेदर इट इज़ अ रिसीविंग एंड्स पे हमारा कोई भी ट्रांसफार्मर लगा हो या सेंडिंग एंड पे हो, ठीक है, ट्रांसफार्मर की कॉस्ट इसमें मैटर करेगी। सेकंड हमारी कॉस्ट मैटर करेगी वो है हमारा लाइन सपोर्ट, ठीक है, लाइन सपोर्ट। ऊपर विजिबल नहीं होगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ पावर सिस्टम जब बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको हम इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा ट्रांसफार्मर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है, जितने भी ट्रांसमिशन सबस्टेशन है, जितने भी हमारे स्विचयार्ड जो है हमारे जनरेटिंग स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंस्टॉल है, वो जितने भी कॉस्ट हैं। पावर सिस्टम की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स ट्रांसमिशन, जनरेटिंग स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उन सब में जो ट्रांसफार्मर है उनकी कॉस्ट की हम बात करें, यानी कितने नंबर ऑफ टोटल कितने ट्रांसफार्मर वहाँ पे हमने इंस्टॉल कर रखे हैं, प्लस उनकी कॉस्ट क्या है। एक तो उसकी कॉस्ट को हम प्रेफर करेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इसके अंदर इंक्लूड होगा। सेकंड आएगा लाइन सपोर्ट, ठीक है। लाइन सपोर्ट से मतलब क्या है, ट्रांसमिशन की जो लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइन है, ट्रांसमिशन की जो वायर हैं या कंडक्टर उसको बोल सकते हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडक्टर या वायर हैं, वो जिस सपोर्ट पे, मतलब कि जिस सपोर्ट पे वो हैंग है या जिस सपोर्ट्स पे वो एक जगह से एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। बेसिकली जब भी हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे, एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने की बात करेंगे, तो उसके अंदर हम क्या बात करेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे कि जितने भी टावर्स हमारे लगे हुए हैं उनके थ्रू होकर के ही वो लाइन जो है वो आगे की तरफ प्रोपोगेट करेगी या आगे की तरफ मूव ऑन करेगी, ठीक है। तो जो भी सपोर्ट्स हैं उन सपोर्ट्स में क्या क्या आएगा यहाँ पर, एक तो आपके पोल्स आएंगे, ठीक है, और आएगा आपका टावर और पोल्स, ये आते हैं लाइन सपोर्ट में, ठीक है। ये टर्म्स अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए इतने यूज टू नहीं है, लेकिन आगे जब हम मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लाइन सपोर्ट, क्रॉस आर्म्स, टावर्स, अलग अलग टाइप्स के पोल्स होते हैं, वुडन पोल्स, आरसीसी पोल, स्टील पोल्स, कौन सा ज़्यादा सही है
किसकी कौन से टोपोलॉजीज़ में वो सही बैठेगा, ये सब चीज़ें हम उसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जितना भी सिविल स्ट्रक्चर आएगा ना लाइंस का, जब भी हम लाइन की इरेक्शन करेंगे या कभी भी हमें जीएसएस का इरेक्शन करना होगा, कोई भी सबस्टेशन का इरेक्शन करना होगा, तो उसमें ये सब चीज़ें जो होती हैं वो मैटर करती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। पोल्स हैं, टावर्स हैं, ठीक है। लाइन सपोर्ट की कोस्ट मैटर करेगी। सेकंड आता है इसके अंदर इंसुलेटर्स, थर्ड आता है इंसुलेटर। उसके बाद इंसुलेटर्स के बाद आता है क्रॉस आर्म्स, ठीक है, क्रॉस आर्म्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे स्विच गियर की बात करेंगे तो उसके अंदर जितने भी सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं, रिले सिस्टम जो लगा हुआ है वो, बस बार, लाइटनिंग अरेस्टर्स, तो ये सब मेजर कंपोनेंट हैं जिनको कि हम किसी भी पावर सिस्टम की कैपिटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सब की कॉस्ट से होकर के गुजरना होगा। दैट मीन्स हमारे लिए जो टोटल कैपिटल कॉस्ट अगर हम पावर सिस्टम की कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें किसी कॉस्ट को मैटर करना होगा या उसको इंक्लूड करना होगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर को, वो चाहे जनरेटिंग स्टेशन पे लगा हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन पे लगा हो या फिर वो ट्रांसमिशन सबस्टेशन पे लगा हो। सेकेंड, लाइन सपोर्ट, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, उन पोल्स को लगाने में कितना खर्चा हुआ है, इरेक्शन की कितनी कॉस्ट आई है, क्योंकि कोई ना कोई लेबर होगा जो कि जाकर के उस पोल को उस जगह पे लगाएगा या इरेक्ट करेगा, तो उसका लेबर का कितना कॉस्ट है उसको लगाने में। दूसरा, उस पोल को परचेस करने में, वेदर इट इज़ आरसीसी पोल, स्टील पोल, कोई सा भी पोल है तो उसमें हमें कितना कॉस्ट आ रहा है, तो उसकी कॉस्ट मैटर करेगी यहाँ पर। सेकंड, इंसुलेटर्स जो होते हैं वो आपके इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइंस में जो भी लॉसेस होंगे, फॉल्ट्स होंगे, उसको इंसुलेट करने के लिए हम इंसुलेटर लगाते हैं। तो इंसुलेटर पिन टाइप इंसुलेटर है, स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर है, सस्पेंशन अगर हम 132 kV की या टावर्स की बात करेंगे, क्योंकि जो ह्यूज हाई टेंशन की लाइन होगी वो किसके ऊपर इरेक्ट होती है या किसके ऊपर गो थ्रू करेंगी, टावर्स के ऊपर जाएंगी, ठीक है। तो उस ह्यूज स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर्स लगे होते हैं। तो सस्पेंशन इंसुलेटर हो गए या कोई भी और इंसुलेटर हो गया, तो इंसुलेटर की कॉस्ट मैटर करेगी। क्रॉस आर्म्स जो होते हैं, क्रॉस आर्म्स क्या होता है बेटा, जिसके ऊपर आपका इंसुलेटर जो होता है वो इरेक्ट होता है। जैसे कि मैं एक सिंपल पोल को लेती हूँ, ये मेरा कोई भी मान लीजिए कोई भी एक 8 cc का या कोई भी एक स्टील पोल है, ठीक है। मैं इसको मान के चलती हूँ कि 8 cc का कोई पोल है, ये मेरा 8 cc का पोल है, जिसको कि मैंने यहाँ पर, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको इरेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक अभी हम सिंपल सा बेसिक एक माइंड में इस पिक्चर को क्लियर करके चलेंगे तो हमें चीज़ों को मेमोराइज करने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट टाइप स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस आर्म, ठीक है। इस क्रॉस आर्म के ऊपर जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं, ये मैंने पिन टाइप इंसुलेटर बनाया, इस तरह से इंसुलेटर का स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके ऊपर इरेक्ट होता है, ठीक है। उसको हम वाउंड करते हैं इनके ऊपर थ्रू वायरिंग के थ्रू, इस वायरिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, इस क्रॉस आर्म पे उसको इरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गए मेरे क्रॉस आर्म्स। ये मैंने पोल्स की बात करी है। कंडक्टर्स जो होंगे वो अगर 3 फेज लाइन की बात करूँ तो इस तरह से या तो स्टार कनेक्शन में जाएंगे या डेल्टा कनेक्शन में जाएंगे, ठीक है। हम प्रीफर डेल्टा को ही करेंगे, ठीक है, यानी कि ट्रायंगुलर पोजीशन में जाएंगे। बेसिकली ट्रायंगुलर पोजीशन में वो आगे की तरफ प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से कंडक्टर्स हमारे जाते हैं, ठीक है, अगर अपन नॉर्मल 66 या फिर 33 kV की बात करें तो, ठीक है। क्रॉस आर्म हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, ठीक है, और हमारे पोल्स हो गए और जो भी ट्रांसफॉर्मर होंगे वो, ठीक है। इसी तरीके से इन सब चीज़ों को हम मैटर करेंगे कि जब भी हमें इकोनॉमिकल साइज़ को देखना होगा। देखो, बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि कैपिटल कॉस्ट जो होती है वो एक सी इनिशियल कॉस्ट है किसी भी पावर सिस्टम को जो हम इरेक्ट करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, तो जो आपका इनिशियल खर्चा आ रहा है उसमें ये सारे कंपोनेंट्स मैटर करेंगे। ट्रांसफार्मर की कॉस्ट कितनी है, ये पूरी क्या कहलाती है उसकी टोटल कैपिटल कॉस्ट। जब हम टोटल कैपिटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनिशियल कॉस्ट निकालेंगे किसी भी पावर सिस्टम जिसमें कि हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आता है, उनकी कॉस्ट को मेज़र करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम इन सारे कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे पुराना मेथड बोल सकते हैं कैपिटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट को निकालने का, ठीक है। आजकल तो क्या हमने लॉस वगैरह फाइंड आउट कर लिए हैं, कैल्विन्स लॉ, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि इकोनॉमिकल जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को
कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू नो दिस कैपिटल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमें एक तो कैपिटल कॉस्ट का पता होना चाहिए अगर हमें इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वोल्टेज को सेलेक्ट करना है तो, यानी कि वोल्टेज की रेंज 10 kV से आप कहीं भी जा सकते हो, मतलब कि 10 kV से 1000, 100 बहुत सारी kV तक वो वोल्टेज की रेंज होती है, 10, 20, 30, 40। लेकिन ऐसा वोल्टेज या ऐसा वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा हाई वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है जो कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, हमें सही पड़े, ठीक है, चीप हो, यही हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो ऑप्टिमल या वो बेस्ट इकोनॉमिकल वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना जिसमें कि हमें जो कॉस्ट है हमारी वो सबसे ज़्यादा कम हो, ठीक है। उस वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए भी हमें कैपिटल कॉस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। बट इस तरह की कैलकुलेशन में क्या होता है बेटा, टाइम बहुत कंज्यूम होता है। वी हैव टू कंसीडर दिस थिंग कि हमारे पास जो भी कैलकुलेशन होगी इन सब कॉस्ट को कैलकुलेट करना, देन उसके बाद पर्टिकुलर, अच्छा पहली बात तो हमने कैपिटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें हमारा मोटिव क्या है कि हमें इकोनॉमिकल जो हाई वोल्टेज है उसको सेलेक्ट करना है। इकोनॉमिकल हाई वोल्टेज, इकोनॉमिकल हाई वोल्टेज को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें मतलब टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ पावर सिस्टम को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर हमें इकोनॉमिकल हाई वोल्टेज इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें कोई हाई वोल्टेज को सेलेक्ट करना है तो, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कॉस्ट सेलेक्ट करना, फिर उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 kV से लेकर के जो भी हमारा पास वोल्टेज है, 10 हो गया, 11 kV हो गया, 22 kV है, इन सब के लिए हर एक वोल्टेज के लिए, हर एक इंडिविजुअल हाई वोल्टेज के लिए, हाई रेंज का वोल्टेज के लिए हमें टोटल कैपिटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा हर एक स्टैंडर्ड वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पर्टिकुलर उस वोल्टेज रेंज के लिए कैपिटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना, देन उसके बाद फिगर आउट करना कि कौन सा मोस्टली बेस्ट पड़ेगा। ऑप्टिमल मीन्स होता है बेस्ट कौन सी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, बेस्ट भी हो चीप भी हो, ठीक है, वो कॉस्ट होनी चाहिए जो बेस्ट भी हो चीप भी हो, यानी कि उस पर हमारे पास हाई वोल्टेज के सारे एडवांटेज भी हमें मिले, दैट मीन्स लॉसेज भी हमारे कम हो जाए, साइज ऑफ कंडक्टर की मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाए, एफिशिएंसी भी हमारी बढ़ जाए, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें चीप भी हो, ठीक है। उस ऑप्टिमल हाई वोल्टेज को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हर एक इंडिविजुअल वोल्टेज के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द पावर सिस्टम। So this become a very lengthy and very complicated process. We need a more number of personal skills person required out there. So this is a very conventional method to calculate this. Okay, and the two things which matter in calculation of the capital cost or in calculation of the most optimal high voltage selection. So we have to consider two main things. The first one is the high voltage range के लिए हमें सबसे पहले तो कितना हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करना है, पहला तो वो चीज़ मैटर करेगा। दूसरा कितना वोल्टेज तक उस चीज़ को हमें ट्रांसफर करना है, यानी कितना वो जो हाई वोल्टेज है उसको किस डिस्टेंस पे हमें जो है वो आगे ट्रांसफर करना है, ठीक है। इसके लिए एक लॉ होता है कैल्विन्स लॉ जिसको बोलते हैं। उस कैल्विन ने एक लॉ दिया था जिसमें कि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी मर्ज हो सकती है कैपिटल कॉस्ट के अलावा, जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि मेंटेनेंस में कितना उसका जो है हमारे पास कितना कॉस्ट जाएगा, उस कॉस्ट को भी हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड में तो क्या है, सिर्फ आप कैपिटल कॉस्ट को ही इंक्लूड कर सकते हो। कैल्विन ने एक लॉ दिया था जिससे कि हम मोस्ट ऑप्टिमल इकोनॉमिकल वोल्टेज को प्रेफर कर सकते हैं। अभी तक का जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास वोल्टेज है, जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है ना, जो हम अभी प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हमारे माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी यूज़ 33 kV, ऑलवेज हमें 33 kV सुनाई देता है, या 666 kV की हम बात करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है अगर हम बात करेंगे तो 132 kV, ठीक है, 220 kV, ठीक है, उसके आगे हम 765 kV की बात करते हैं। ये जितने भी वोल्टेज हैं बेटा वो सारे के सारे कौन से वोल्टेज हैं, स्टैंडर्ड ऑप्टिमल हाई वोल्टेज है, ठीक है। यानी कि ये पर्टिकुलर इस वोल्टेज रेंज पे या पर्टिकुलर इस वोल्टेज लेवल पे या पर्टिकुलर इस स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल पे आपके पास जो भी कॉस्ट निकल के आएगी पावर सिस्टम की, एक तो वो इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा चीप होगी, यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यूज़ हैं ये मोस्ट इकोनॉमिकल हाई वोल्टेज की रेंज है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 33 kV को लिया है, 22 या 11 kV को हमने वहाँ पे प्रेफर नहीं किया। हाँ, दूसरा हम लोग 11 kV को प्रेफर करते हैं, ठीक है। 11 kV का नाम सुनते हैं, 33 kV का सुनते हैं, 66 का, 132, 220, 765, इस तरह से रेंज हमारे पास सेट है, ठीक है। ये सब वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो कि पहले से हमने इनके ऊपर प्री डिटर्मिनेशन लगाया होगा या कैलकुलेशन किया है कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर जो आपकी पावर सिस्टम की कॉस्ट निकल के आ रही है वो आपकी मिनिमम निकल के आ रही है, ठीक है। जितना हमारे लिए अभी क्या है
हाई वोल्टेज के साथ साथ हमें एक चीज़ ये भी होना चाहिए कि इकोनॉमिकल भी हो वो, ठीक है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ हमें सही पड़े। ये हमारी ये कंडीशन होती है पावर सिस्टम की इरेक्शन के टाइम पे और इंस्टॉलेशन के टाइम पे, ठीक है। सो ये है, तो ये सब वो जैसे कि 11 kV की रेंज हम बात करेंगे तो 15 से अगर 30 किलोमीटर की रेंज में हमें 30 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमें अगर वोल्टेज को ट्रांसमिशन करना है तो हम कौन सा वोल्टेज प्रेफर करेंगे, 11 kV वोल्टेज प्रेफर करेंगे। अगर हमें 33 kV वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए रेंज कितनी है डिस्टेंस की, 30 से लेकर के 60 किलोमीटर्स की रेंज के लिए अगर हमें 60 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए अगर हमें वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है, यानी कि 30 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना है, तो हम कौन सा वोल्टेज रेंज प्रेफर करेंगे, 33 kV का, क्योंकि ये वो वोल्टेज है जो कि प्री डिटरमाइंड है, हमने स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी इसकी सेट कर ली है, मतलब ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि इस वैल्यू पे हमारे पास जो कोर्स निकल के आएगी पावर सिस्टम की वो मिनिमम होगी। इसी तरीके से 66 kV के लिए अगर हम बात करेंगे तो 60 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की रेंज या डिस्टेंस के लिए अगर हमें इरेक्शन करना है या पावर ट्रांसमिट करनी है तो हम कौन सा वोल्टेज लेवल प्रेफर करेंगे, 66 kV को प्रेफर करेंगे। इसी वजह से 132 kV है तो 100 से लेकर के 200 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए हम 132 kV प्रेफर करेंगे। 200 से 300 के लिए 220 किलो वोल्ट kV की जो वोल्टेज को प्रेफर करेंगे। इसी वजह से आगे की रेंज डिसाइड होती है। 765 ना लेकर के मैं यहाँ पे 440 kV लूँगी, ठीक है। इस तरह से हमने रेंज डिसाइड करी, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू भी हमने वहाँ पर सेट कर ली कि यही पर्टिकुलर वोल्टेज लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने 33 के अलावा हमने 12 kV क्यों नहीं लिया, 13 kV क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर वो मिनिमम जो है वो कोर्स उसकी नहीं बैठ पा रही थी जब हमने कैलकुलेट किया था। कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है उसके लिए कैल्विन जो थे उन्होंने एक लॉ दिया है जिसको हम कैल्विन्स लॉ ऑफ इकोनॉमिकल हाई वोल्टेज सिलेक्शन का जो एक लॉ उन्होंने दिया था, जिसमें कि हमें वो हाई वोल्टेज डिटरमाइन कर सकेंगे पर्टिकुलर रेंज के लिए, पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, जिसमें कि हमारी कोस्ट जो है वो क्या हो, कम आए या मिनिमम आए, ठीक है। तो ये एक बात थी। सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारे यूनिट है उसके अंदर टॉपिक्स आता है टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कि हमें अकॉर्डिंग टू दी या ऑन द बेसिस ऑफ द कनेक्शंस, ठीक है, वेदर इट इज़ पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज कनेक्शन है, ओपन लूप कनेक्शन है या क्लोज लूप कनेक्शन है, डिपेंडिंग ऑन दी या ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को किस पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तीन कंपोनेंट्स या तीन जो है एलिमेंट्स मेजर हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले आता है फीडर, सेकेंड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन्स, ठीक है, सर्विसमैन्स। देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी इसके पहले वाला जो लेवल है वो होता है ट्रांसमिशन का, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के थ्रू या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस होते हैं वहाँ पे सप्लाई जाती है। इसकी रेंज कौन सी होती है, इसकी रेंज हमेशा याद रखना बेटा, इसकी रेंज होती है 33, 66 kV, ये जो वोल्टेज रेंज होती है ना, और 11 kV, ये तो होगी हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज, ठीक है। हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज में आता है ये, ठीक है, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रेंज में आता है। इसी को हम बोल सकते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकंड जो इसके अंदर लेवल आता है वोल्टेज का वो है 240, यानी 11 को अगर हम स्टेप डाउन करेंगे तो किस में करेंगे, 240 वोल्ट्स में या फिर 415 वोल्ट में, ठीक है, ये है। तो इसको हम बोलते हैं लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर इसको एक और नाम है इसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि 132 kV को अगर हमें स्टेप डाउन करना है 32 तो 66 kV में, तो जिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये पार्ट होगा जिसमें इसको इंक्लूड करेंगे उसको बोलते हैं हम हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को सिस्टम या फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकंड होता है अगर इस 11 kV को फर्दर हमें स्टेप डाउन करना है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू वोल्ट्स पैरामीटर, लाइक इन 240 वोल्ट में या फिर 415 वोल्ट में हमें कन्वर्ट करना हो, तो देन उसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको बोलते हैं। ये वो वोल्टेज सप्लाई होती है जो कि हमें डायरेक्टली हमारे रेजिडेंस में मिलती है या हमें अपने घरों में सप्लाई जो मिल रही है उसको हम बोलते हैं, ये कहाँ से मिल रही है हमें, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलती है, ठीक है। तो ये सप्लाई करने के लिए जो सप्लायर्स हैं वो कौन है, फीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हमारे सर्विसमैन्स होते हैं। ये तीन जो होते हैं ये मेजर एलिमेंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, जिनके थ्रू होकर के हमारे घरों में या हमारे कमर्शियल की बात करेंगे या फिर हमारे शॉप्स जो हैं उनमें जो सप्लाई आती है, मार्केट वगैरह में जो सप्लाई आती है वो इन फीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन्स के थ्रू ही हम तक आती है, ठीक है। एक डायग्राम लेते हैं जिसमें कि हम इन तीनों कंपोनेंट्स को, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने एक आपको हेक्सागोनल डायग्राम बताया था इस तरह का, जिसमें कि मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म किया था, या इस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसको थोड़ा हम डिटेल में नहीं समझ पाया था इस टाइम बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, ठीक है। देखो बेटा, अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैं नाम दूंगी या ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो मैं इसको बोलती हूँ रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसलिए बोला है बेटा कि इसमें क्या है, ये आपस में सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्टेड है, एक रिंग का फॉर्मेट बना रहे हैं या एक क्लोज्ड जो बोल सकते हैं क्लोज लूप बना रहे हैं या क्लोज पाथ बनाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बोला है रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, या इसको बोलती हूँ मैं जो इस तरह का फॉर्मेट होता है इसको मैं बोलती हूँ रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ये मेरा कौन सा सिस्टम है, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि आपके जो सिलेबस में है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो कनेक्शंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कनेक्शन हम उनको किन टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपके पास रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको अपन रिंग फीडर कनेक्शन भी बोल सकते हैं, दूसरा होता है पैरेलल फीडर कनेक्शन, थर्ड वन इज़ दी इंटरकनेक्टेड फीडर या इंटरकनेक्टेड फीडर सिस्टम या इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और एक आता है आपका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो रेडियल सबसे पुराना और सबसे कन्वेंशनल मेथड है या डिस्ट्रीब्यूशन का कनेक्शन है जो आजकल के टाइम में एब्सोल्यूट हो चुका है, जिसमें हम ज़्यादातर जो प्रीफर करते हैं वो तो होता है पैरेलल सिस्टम, बिकॉज उसमें चांसेस ऑफ पावर फेलियर के अगर चांसेस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी ऑफ द पावर सप्लाई वो मेंटेन रहे तो हम आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल पाथ को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं, है ना। और दूसरा है हम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेंगे। और आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है या जिसके लिए हम ज़्यादा ग्रिड्स को अगर हमें